कार्यकर्ताओं के बीच में करते हैं, टीवी डिबेट्स पर करते हैं, लेकिन ये एक विशेष अभियान, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में 3 तरह से संपर्क हमने लोगों से करना था। ऐसा माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आदेश था, जिसको प्रदेश ने और जिले ने फॉलो किया। और मुझे खुशी है कि आप सब लोग पूरी मेहनत के साथ उस सारे कार्य को पूरा करने में लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला संपर्क था व्यक्तिगत संपर्क, जिसमें आपने पत्रक दिए, फेस कवर दिए, सैनिटाइजर दिए। दूसरा संपर्क था डिजिटल, आपने फेसबुक लाइव किया, सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट डाली, व्हाट्सएप पे पोस्ट डाली। और तीसरा था वर्चुअल संपर्क, जिसमें आपने वर्चुअल रैली में भी भाग लिया और अभी वर्चुअल संवाद करते हुए, जैसे हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक हमारे महिपाल जी और मैं समझता हूँ, मुझे दिख नहीं रहे, शायद अपने जिलाध्यक्ष भी प्रमोद विज जी भी जुड़े हुए होंगे इसके अंदर, और अपने देवेंद्र दत्ता जी भी जरूर, जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो भी जरूर जुड़े हुए होंगे, और हमारे सभी मंडलों के जो ग्रामीण के मंडल हैं उनके अध्यक्ष मुझे दिख रहे हैं, और पुराने कार्यकर्ता हमारे मार्केट कमेटी के चेयरमैन है अजमेर जी, वो भी इसमें मुझे दिख रहे हैं। अनेक कार्यकर्ता लगातार लोगों के साथ बने हुए हैं। लेकिन मेरा आज का सिर्फ 2-4 मिनट का भाव सिर्फ ये है कि हम किसी चीज को किस भाव से लेते हैं। धारा 370 हटा दी जी। नरेश काली रमणा भी बहुत जुझारू, सोशल मीडिया पे बड़ी मेहनत करते हैं, वो भी मेरे को अभी दिख रहे हैं यहाँ पर फेसबुक पे, और खूब पार्टी का प्रचार करते हैं, उनको भी नमन और धन्यवाद उनका भी। और हमारे जो हम उस चीज को किस भाव में लेते हैं। आप धारा 370 की बात करते हैं, आप राम मंदिर निर्माण की बात करते हैं, आप 3 तलाक की कुप्रथा थी उसको हटाने की बात करते हैं, आप जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जिसके ऊपर पूरा हिंदुस्तान का विपक्ष इकट्ठा हो गया उसको आप बात रखते हैं, तो सामने वाला किस रूप में करता है। अब कोई आदमी बड़ा जुझारू सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होगा, वो पोस्ट डाल देगा, मैं पढ़ता हूं, मैं उससे सीखता भी हूं, जो पोस्टें डलती है ना उससे सीखता हूं, फिर मैं उसकी आईडी पे चला जाता हूं कि इसके माइंड के अंदर क्या चल रहा है। तो कुछ एक मेरा भाई 370 में ही लागे रहोगे क्या आगे भी कोई बात करोगे? हमारी गली खराब हो रही भाई, हमारी टुट्टी में पानी को नहीं आवे भाई, सीधी बात करते हैं। स्टेट फॉरवर्ड सुननी पड़ेगी, जिस जनता से पर्ची लेनी है भाई उसकी सुननी भी पड़ेगी भाई। यू राम मंदिर का तो तुमने कभी बनाना कोई नहीं भाई, यू राम मंदिर का मुद्दा खाली वोट लेने का है। ऐसे भी बड़े सोशल मीडिया पे एक्टिव महान जो है हमारे शास्त्र अवतार जी भी मुस्कुरा रहे हैं मुंह पे हाथ रख के। ऐसे हमारे बड़े जुझारू साथी रहते हैं। हम उस वक्त क्या स्थिति होती है हमारी, हम लोगों में बात करते हैं, कहीं चौपाल में बैठे हो भाई, तम बीजेपी वाले का तो कोई हाल को नहीं भाई, तम तो यू राम मंदिर में ठाए फिरोगे, तम धारा 370 में ठाए फिरोगे। वहां हम डिफेंसिव हो जाते हैं, वहां हम कुछ कहने की स्थिति में कम होते हैं। बहुत कम कार्यकर्ता उसमें अग्रेसिवली अपना पक्ष रखते हैं, क्योंकि अपने माइंड में जस्टिफिकेशन होगी तो हम पक्ष रखेंगे। और जो पक्ष रखने वाले कार्यकर्ता है, मैं आपको कहता हूं, मैं शुरू से महिपाल जी को देखता था, स्टूडेंट लाइफ से ही बहुत अग्रेसिव थे। आर्य कॉलेज के छात्र रहे, उसके बाद विद्यार्थी परिषद के वो रहे, और फिर युवा मोर्चा के रहे, किसान मोर्चा के रहे, और आज दूसरी बार हमारे विधायक हैं। अजय गौड़ जी के भी दर्शन हो गए, उनको नमस्कार करता हूं। इसमें यूं नहीं पता लगता कौन सुन रहे कौन देख रहे हैं। कई एक आधी वीसी में तो मुझे पता नहीं था, अपना वीडियो ऑफ करके सीएम साहब ही सुन रहे थे, और मैं कति ऐसे बोल रहा था अपनी देसी उसमें, और सबसे ऐसे इंटरेक्शन करा था। मेरे को बाद में कहने लगे मैं उस वीसी में था और मैंने वीडियो ऑफ कर रखा था। आदमी को पता लग गया, प्रभारी जी का पता लग गया हमारे को सुन रहे हैं, तो सोच समझ के बोलना पड़ेगा, कोई भी शब्द बोलना है। और अपने वर्ग के साथियों आदमी कहते चल यार कुछ भी कह लो, कच्ची मंदी बात भी निकल जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम जो अग्रेसिव जवाब नहीं देते, जिन्होंने अग्रेसिव जवाब दिया, मैं आपको महिपाल जी उदाहरण दे रहा था, आज वो दूसरी बार ग्रामीण विधानसभा को लीड कर रहे हैं। तो मेरा कहने का भाव है कि कार्यकर्ता के अंदर वो अपने आप को जब बात करता है ना, तो हमारा सर्वोच्च पद हमारे संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। वो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रतिरूप माने,
वो ये ना सोचे यार मैं एकला पड़ गया, वहां 10 आदमी थे, जवाब देने खातर तो महिपाल जी आवेंगे, संजय जी आवेंगे, या हमारा जिला अध्यक्ष आवेगा, या हमारा कार्यकारी जिला अध्यक्ष दत्ता जी आएंगे, या राम मेर मलिक आएगा, वो जवाब देंगे। नहीं भाई, उस वक्त जो कुछ हो वो आप हो, नड्डा जी भी आप हो, महिपाल जी भी आप हो, संजय भाटिया भी आप हो, मनोहर लाल जी भी आप हो, सारे के सारे आप हो। तो वो तब हम जवाब दे पाएंगे जब हमें कोई क्लैरिटी होगी। भाई धारा 370 में ऐसे कौन से लड्डू थे जो कांग्रेस ने 70 साल इसको लागू कर दिया? ऐसे कौन से लड्डू बंटते थे 370 में? सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति थी, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति थी। उस तुष्टीकरण की राजनीति से अगर निजात किसी ने दिलवाया तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो जो इस देश का शीर्ष नेतृत्व है। इस बात का गरूर शब्द तो कहते अच्छा नहीं होता, राजनीति वाले ने गरूर आ जाए तो उसका तख्ता पलट जाता है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं उसका गरूर और गर्व कार्यकर्ता को होना चाहिए। हाँ भाई, हमारी पार्टी देश में जोड़ने वाली है, थारी तरिया तोड़न वाली कोई नहीं। पहले भी राज के चक्कर में 47 में तुमने देश के 2 टुकड़े कर दिए। हमारी पार्टी ने तो जब तुमने कश्मीर का टुकड़ा अलग कर रखा था, उस टुकड़े को भी हमने अपने साथ जोड़ लिया। इस बात का भाई हमने गरूर है। तुम कांग्रेसी हो, तुम दूसरी पार्टी आ रहे हो, तुमने तोड़न में मजा आंदा हो तो भाई तुम उसका गरूर कर लियो, हमने तो जोड़न में मजा आंदा है। एक दूसरी बात कह लो भाई मंदिर वाली, भाई तुम तो मंदिर करे रहो। भाई मंदिर करें, हमारे बड़े ने बूढ़िया ने इसके ऊपर अपनी जान दे रखी है। जिस दिन से बाबर ने यूं मंदिर तोड़या था राम जन्मभूमि वाला, उसके बाद से लेके आज तक उसके ऊपर हजारों लाख आदमी ने अपनी कुर्बानी दी है। आज वो कुर्बानी जो हम क्या करते थे, सारे बोलिया करते थे, मीडिया भी बोलिया करता था कि भाई राम मंदिर ऐसे कैसे पता लगेगा, और मजाक ठानते थे। भाई ने बीजेपी वाले ने कड़े थे मेरा लग गया कि राम का जन्म आड़े हुआ था। ये कौन सी इस धरती का कौन सा कोना था? यू बात जो मानता की थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि उस राम जन्मभूमि पर बाबर के आने से पहले भी एक बहुत बड़ा मंदिर राम मंदिर होया करता था। इसलिए हम ये फैसला करते हैं कि यहाँ बनेगा तो भव्य राम मंदिर बनेगा। तो हमारी वाली बात पे, हमारी सोच पे, हमारी मानता पे वो को नहीं मानने थे। ऊपर से जब सैटेलाइट ने धरती के तले की फोटो खींची ना, नीचे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नजर आया और वो स्ट्रक्चर मंदिर का था, तो कोर्ट ने फैसला कराया। और अगर यो ही सरकार सेंटर के अंदर कांग्रेस की होंगी, या ये सारे टूटे फूटे दल जो मोदी के खिलाफ इकट्ठे हो जाया करें, अगर इनकी सरकार होंगी तो भाई यू फैसला आ सके था 20 साल और। यू फैसला तभी आया जब आपने, हमारे वर्गे भाइयों ने, अपने भाइयों ने चुन के पार्लियामेंट में भेजा और सरकार ने मजबूती से पक्ष इस मान्यता के लिए रखा, तो भाई यू फैसला आ गया। अब अगली बात सुन लो भाई, यू कांग्रेस वाले अपोजिशन वाले मानते तो है नहीं, वो सोचे किसी और तरह इनसे ये वोट हटवा दो, क्योंकि अंग्रेजा वाली नीति है इनकी, फूट डालो राज करो। इब जो मुस्लिम समाज के अंदर जावे कहे भाई यू बीजेपी वाले तो खाली हिंदुओं की पार्टी है और ये सांप्रदायिक है, यू तो देश में दंगे कराना चाहे, भाई यू थारी गेल कोई नहीं। मैं एक बात उनसे पूछूं, जो ये तलाक 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 कह के अपनी मुस्लिम बहनों का जीना हराम कर रखा था, इन्हें मोटरसाइकिल पे लेके जा रहे होता था और घरवाली ने दस्ते में झगड़ा हो जाया करे था। झगड़ा तो भाई थारा मारा भी हो जाया करे अपने घर में, लेकिन उनको ये वो थी कि भाई मोटरसाइकिल में बैठी लुगाई ने यो कह देना कि भाई तलाक 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 और मोटरसाइकिल से तले तार दे, तो भाई उस अपनी मुस्लिम बहन की आंखा के आगे अंधेरा आ जाया करे था। वो बेचारी ना घर की रवे थी ना घाट की रवे थी, बेचारी रास्ते में सड़क पे खड़ी हो जाया करी थी। तो भाई यू काम मोदी ने भाई खाली हिंदुओं के लिए करा, मोदी ने उन मुस्लिम बहनों का भी दर्द समझा कि मुसलमानों के देशों में तो ये कानून कब का हट लिया, लेकिन हिंदुस्तान में इस वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति जो करया करी थी, जो कांग्रेस करती थी, यो हो जाया करेगा। और जो एक काम और करया, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, अंग्रेजी में बोलोगे भाई आधे ने समझ को नहीं आवेगी, यू के खड़ा है, यू मोदी ने के पास कर दिया भाई। यू तो पूरे सारे इकट्ठे हो लिए और शाहीन बाग में इकट्ठे हो लिए, बड़े बड़े टीवी वाले फोटो में दिखावे और कुछ दिखाते को नहीं, शाहीन बाग दिखाते रहे। ये उस बात का भी ज्ञान हमने होना चाहिए। वो ज्ञान क्या है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 47 में
यूं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और जिन्ना ने यूं दो टुकड़े कर दिए देश के। एक का चौधरी तो वो बन लिया, एक का चौधरी वो बन लिया। वो लिया भाई, जिनने हिंदुस्तान के साथ रहना था मारे भरके टूटते फूटते आड़े आगे भाई हिंदुस्तान में, भाई हम तो हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, क्योंकि धर्म के आधार पे बंटवारा कर दिया। यू अजमेर भाई तू लौटते ना खड़ा हो ले, ये लौट ले अजमेर भाई। या तो इस पे आवाज को नहीं जा रही, जा ली भाई, जा रही है, उठ लिया भाई, अजमेर भाई उठ लिया। तो भाई जो मारे वर्गे थे, मारे बड़े बूढ़े, वो आंधे यहाँ आगे भाई हम तो हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। कुछ मारे में तो कुछ ऐसे थे जिनने लोगों ने बरगला लिया ना भाई, थारी यहाँ पूरी इज्जत होगी, पाकिस्तान में रह लो भाई, थारी खेती भी है, थारी जमीन है। कुछ बेवकूफ थे वहां रह लिए, कि जो वहां रह लिए उनके साथ 5 साल 10 साल 20 साल में उनके सही में पड़े जूत। उनने कहा भाई यूके काम बनया तारे साथ, जमीन भी खोस ली, बहू बेटी भी खोस ली, और मार पीट के झूठे मुकदमे में जेल में डाल दिया। ये कुछ को जेल में डाला, कुछ डरदे डरांदे भागदे लुकदे छिपदे बॉर्डर की तार के तले से निकल के इसे पासे खर्च करके यहाँ बढ़ गए और शरणार्थी बन के हिंदुस्तान में रहने लग गए। हिंदुस्तान ने कहा भाई आप ऐसे मत रहो, तो उन्होंने कहा भाई हमने गोली मार दो, हमने जान पे मार दो, हम ना तो पाकिस्तान उल्टे जाते, ना हम अफगानिस्तान जाते, ना हम बांग्लादेश जाते। वो हिंदू भी थे, वो सिख भी थे, वो पारसी भी थे, वो बौद्ध भी थे, वो जैन भी थे, वो ईसाई भी थे, सारे के सारे भाग के यहाँ बढ़ लिए। और यहाँ बढ़ लिए 20-30 साल से यहाँ पड़े थे, कहते हमने मार दो, हमको नहीं जानते। तो मोदी सरकार ने यूँ फैसला कराया भाई एक एक्ट ले आओ जिससे ये भी यहाँ के नागरिक बन गए, वो 20-30 लाख जो लुट पिट के पड़े थे। अब इसके अंदर मैंने तो समझ आज तक नहीं आई, इन अपोजिशन वाले के पेट में के दर्द हो गया। वो लख बाचिया करे ममता का भी, कम्युनिस्टा का भी आपस में, और कांग्रेसिया का भी। वो इस मुद्दे पे तीनों इकट्ठे धरने पे बैठ गए। हमने तो यूं नहीं समझ आती कि इनके अंदर के निकम्मापन था कि ये सारे इकट्ठे हो गए और मोदी के खिलाफ शाहीन बाग में धरना दे दिया, और धर्म के आधार पर उनको कहने लग गए। मैं पूछूं यहाँ जो हिंदुस्तान में 130 करोड़ भाई बहन रह रहे थे, उसके किसके खिलाफ ये फैसला था? जब आपके खिलाफ कोई फैसला होता है तो ही तो आप धरने प्रदर्शन पे आते हो ना। हिंदुस्तान यूं धरना पाकिस्तान में चलता तो समझ में आवे थी, यूं धरना बांग्लादेश में चलता तो भी समझ में आवे थी, यूं धरना अफगानिस्तान में चलता तो भी समझ में आवे थी। लेकिन मैंने यूं समझ नहीं आई यूं धरना हिंदुस्तान में क्यों करके चला, और हम डिफेंस में क्या जरूरत थी? हम ये जरूरत नहीं थी कि सारे इकट्ठे हो गए फलाना हो गए। भाई कुछ फैसले राजनीति के नहीं होते, कुछ फैसले आत्मा के लिए भी होते हैं। कुछ आदमी कहता भाई मैं ऐसा पुण्य करके जाऊं, जब जाऊं तो स्वर्ग में जाके मेरे को शांति मिले। कुछ फैसले ये भी होया करा है। तो भाई अपनी सरकार ने आत्मा की आवाज में, क्योंकि मोदी जी इस देश के बच्चे हैं, उन्हें कभी नहीं सोचा कि मैं इसका शासक हूँ, इसका ये घोटाला कर लूँ, वो घोटाला कर लूँ। यूँ कांग्रेसियां जिनने कहने में शर्म भी नहीं आती, हर हफ्ते नया घोटाला होया करेगा, हर हफ्ते। जब यूं मनमोहन जी बड़ा सादा सुधा सा प्रधानमंत्री था, घना ईमानदार बतावे, उसकी नाक के तले हर हफ्ते नया घोटाला सामने आएगा। ये मैं सोचूं ये इंटेलिजेंस बाहर के देशों की भी है, अमेरिका भी है भाई, रूस भी है, चीन भी है, पाकिस्तान भी है, ये इंग्लैंड वाले भी कोई इतना घना राजी हिंदुस्तान से कोई नहीं भाई। यूं तो ये डरते बापू कह लाग रहे भाई, रहने दे मेरे भाई, तू मोबाइल सुन रहे मेरी सुन लो। तो ये वो कह रहे, तो ऐसा कौन सी इंटेलिजेंस है? सैटेलाइट सारे के सिर पे गूंज रहे हैं, मेरे भी अब मैं बोल रहा हूँ सारे भाषण सैटेलाइट में फोटो चल रही होगी कहीं ना कहीं। तो भाई इनने कोई ऐसा घोटाला को नहीं दिखा मोदी वाले टाइम में, भाई ये घोटाला है इसका काट के भाई इसकी जो ताकत बढ़ती जा रही है हिंदुस्तान की, इस ताकत ने कम कर दो। भाई घोटाला होया कोई नहीं, वो विपक्ष वाले रोंदे रहे अपने घोटाले पे हाथ मूंदने के लिए, या पब्लिक ने यूं समझाने के लिए भाई राजनीति में तो सारे बेईमान होया करे, हम भी थे, यूं बीजेपी वाले भी हैं। भाई इस बात का कड़ा संज्ञान लो और अड़ के अपनी बात पब्लिक के अंदर कहना नहीं करो।